नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आपको मेरे हिंदी उर्दू के वीडियो पसंद आते हैं। देखिए, आज एक बात करने वाला हूं जो बहुत अहम है, अजीबो-गरीब है, कुछ घंटे पहले हुई है, जिसका जिक्र बहुत ज़रूरी है। एक रैली एड्रेस कर रहे थे न्यूयॉर्क में प्रेसिडेंट ट्रंप। उस रैली में उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हरमुज़ हम जानते हैं कि ईरान के कब्ज़े में है, कि वहाँ पर हमने शिकस्त दे दी है ईरान को। तो ये तो वो पहले भी बोलते रहते हैं। नई बात ये बोल दी कि बहुत जल्दी मैं ऐलान करने वाला हूँ कि जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ है वो अमेरिकन टेरिटरी है, कि वो अमेरिका का है। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बोलता है कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ अमेरिका की टेरिटरी है, इसका मतलब अमेरिका को उसको डिफेंड करना है। हरमुज़ हम जानते हैं कोई आम ताम जगह नहीं है। वहाँ से गल्फ़ का 20% ऑयल और गैस दुनिया को जाता है। गल्फ़ जो है, जो हरमुज़ है, वो ईरान की टेरिटरी है और दो बड़ी ताकतें आज दुनिया में, चाइना और रशिया, उसको सपोर्ट करती हैं इस बात को। हम ये भी जानते हैं कि जो हरमुज़ है वो ईरानियन मिलिट्री के कब्ज़े में है और रहेगी। कोई तरीका नहीं है कि अमेरिका जो है, अमेरिका की फ़ौज उसको वहाँ से हटा सके। तो सवाल ये है, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात ऐलान क्यों की है? एक बात तो तय है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बौखलाए हुए हैं, और वो लाजमी भी है। 10 कारण दूंगा कि क्यों बौखलाए हुए हैं। पर दूसरी बात यह है, फिर भी ऐसा बोलना ये बात को संकेत करता है कि क्या कुछ बातचीत चल रही है अमेरिका के अंदर। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप अपने सीनियर मिलिट्री कमांडर्स के साथ कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, किस तरीके से हरमुज़ को खोला जाए या ईरानियंस को वहाँ शिकस्त दी जाए। अब मिलिट्री ताकत से तो हो नहीं सकता, तो क्या अमेरिका टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की बात कर रहा है वहाँ? मैं जानता हूँ ये लोगों को हंसी आएगी इस बात पे, पर हमें इस बात को थोड़ा संजीदगी से सोचना चाहिए। कारण उसका ये है कि देखिए, अमेरिका इकलौता मुल्क है दुनिया में जिसने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे हैं, किसी और मुल्क ने नहीं करे। और दूसरा कारण ये है कि अमेरिका वो मुल्क है जो वर्ल्ड वॉर 2 जीता, कोल्ड वॉर जीता, पूरी दुनिया में यूनिपोलर में इकलौती सुपर पावर था। अब उसकी शिकस्त हो जाना और इतने कम वक्त में, ये वो चीज़ है जो अमेरिकी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको ये कबूल नहीं हो रही है। तो क्या वो कुछ ऐसे कुछ हरकत करने वाले हैं जिससे कि दुनिया में एक नई चीज़ होने वाली है? तो ये बातों को सोचना ज़रूरी है अभी से। अब मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी 10 बातें क्या हैं जिसके कारण बौखलाए हुए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो उनके सपोर्टर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं मागा बेस, उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें गिरती जा रही है बहुत तेज़ी से, क्योंकि उनके फॉलोअर्स का ये कहना है कि हमारी लड़ाई है ही नहीं वेस्ट एशिया में, हम वहाँ क्यों बैठे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप में इस रैली में उन्होंने खुद कहा है कि देखिए, मैं जानता हूँ इस लड़ाई के कारण, जो लड़ाई चल रही है वेस्ट एशिया में, दाम बढ़ रहे हैं चीज़ों के, अमेरिका के अंदर ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये कबूला है इसके अंदर। पर वो ऑब्वियसली सोच रहे हैं कि मुझे इसको, लड़ाई को ख़त्म करना है जल्दी। दूसरी बात यह है कि देखिए, 3 नवंबर को अमेरिका में बहुत ही अहम मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं जहां नई यूएस कांग्रेस तय होगी। अब अगर वो जो यूएस कांग्रेस में आते हैं मेजॉरिटी, वो डेमोक्रेट्स हुए, इनकी पार्टी के नहीं हुए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जा सकती हैं। ये भी उनके दिमाग में चल रहा होगा। तीसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद साइन किया है 17 जून को एमओयू ईरान के साथ। अब प्रॉब्लम क्या है कि उस एमओयू में, जिसमें 14 पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स वो हैं जो ईरान चाहता था, क्योंकि अमेरिका लड़ाई हारा है। पर दिक्कत ये है कि अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो इसको कबूल नहीं रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों साइन किया उसके ऊपर, अमेरिका जो है इस तरीके से शिकस्त नहीं मानेगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप को खुद लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगो है,
कि मैं लूज़र कैसे दिख सकता हूँ कि मैं हार गया। इसीलिए उन्होंने साइन करने के बाद फिर से लड़ाई शुरू कर दी। चौथा कारण है कि इज़राइल के लीडर्स और प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुलेआम आज कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप लड़ाई बंद कर दें, इज़राइल लड़ाई बंद नहीं करेगा, वो तैयार ही नहीं है उसके लिए। पांचवा कारण क्या है कि जब ये लड़ाई शुरू करी थी अमेरिका ने, जिसको कि बरगलाया गया, ये इज़राइल नेतन्याहू ट्रंप को इस लड़ाई में ले आए, अब वो तो साफ क्लियर हो रखा है कि लड़ाई की कोई तैयारी थी ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा, किसके खिलाफ लड़ाई हो रही है, कितनी ताकत है उसके पास। अगर ये सब किया होता, जिसे हम बोलते हैं वॉर इन्वेंटरी, कि हमारे पास लड़ाई लड़ने का असला क्या है, क्या हमारे पास मिसाइल्स हैं, क्या हमारे पास मिसाइल रोकने की मिसाइल जिसे इंटरसेप्टर मिसाइल्स बोलते हैं वो है, वो कुछ भी नहीं सोचा गया। और अब तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो 39 डेज़ की एयर वॉर हुई थी शुरू में, उसके बाद जो सारा उनके स्टॉक्स हैं मिसाइल के, इंटरसेप्टर मिसाइल्स के, बहुत ज़्यादा कम है, तो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। अगला कारण क्या है, छठा कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जो यहाँ लड़ाई लड़ रही है वेस्ट एशिया में, जो उसके कमांडर हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, वो खुद भी बयान दे रहे हैं और उनके दफ्तर से बयान जो है सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। और बयान ये है कि हमको ये लड़ाई जारी रखनी चाहिए। ये पोजीशन जो है वो इज़राइली फ़ौज की है, ये पोजीशन जो है वो इज़राइली मिनिस्टर्स और नेतन्याहू की है। ब्रैड कूपर जो कि यूएस मिलिट्री के हैं, अगर उनकी ये असेसमेंट है, ये सोच है, तो उनको ये पब्लिक नहीं करनी चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं देनी चाहिए। उनको ये बतानी चाहिए अपने सीनियर कमांडर को, जो कि जनरल केन है, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ। वो नहीं कर रहे हैं ये। इसको हम मिलिट्री लैंग्वेज में बोलते हैं कमांड ब्रेकडाउन। बहुत ही सीरियस बात है। यूएस मिलिट्री का टॉप कमांडर पब्लिकली वो कह रहा है जो ट्रंप नहीं चाहता। ट्रंप वो लड़ाई बंद करके बाहर जाना चाहते हैं, सीरियस मामला है। सातवां कारण देखिए, किसी भी मुल्क के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, और ख़ासकर जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो अमेरिका की शान है। अब ये रिपोर्ट्स हैं कि जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि पिछले 250 दिन से समुंदर में है, सिर्फ एक बार पोर्ट कॉल करा है, जिसके ऊपर 5000 जो है वो फ़ौजें हैं अमेरिका की। वहाँ पर मोराल लो है, खाना नहीं मिल पा रहा है, 8 क्रू मेंबर्स ने, रिपोर्ट आ रही है, सुसाइड कमिट कर ली है। क्रू मेंबर्स की जो फैमिली है वो बात कर रही हैं सोशल मीडिया पे कि जो है वहाँ बहुत दिक्कत हो रही है हमारे वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको। तो जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं अमेरिका के पीट हेग्सेथ, उनका काम है इसकी डिटेल में जाना, पता करना क्या हो रहा है और उसको ख़त्म करना, उस दिक्कत को। वो पब्लिकली कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है ऐसा, मोराल भी जो है वो कम नहीं हुआ और सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये यूएस मिलिट्री में एक तरीके से, क्या इसको बगावत ही बोलते हैं और क्या बोलते हैं, हर आदमी अपना काम करने में लगा हुआ है, कमांड ब्रेकडाउन है। अगला कारण सुनिए, आठवां कारण, ये जो 8 अगस्त को जो हुआ है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें हम जानते हैं 3 मुल्क हैं, पाकिस्तान है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है। इसको बिल्कुल कोशिश नहीं करी गई है अमेरिका में समझने की। अमेरिका के जो एनालिस्ट हैं वो अभी भी लगे हुए हैं कि इसके में जो लिखा है अटैक ऑन वन, अगर एक पे अटैक होगा तो तीनों उसमें लड़ाई में शामिल हो जाएंगे, जो कि नेटो में होता है आर्टिकल 5 में। ये वही बन रहा है, वो नहीं है। मैं समझा चुका हूँ अपने हिंदी के वीडियो में, ये जो जॉइंट, जो अटैक ऑन वन, अटैक ऑन ऑल जो है, वो यूनाइटेड नेशन के अंडर है, वो नेटो नहीं है, वो अलग चीज़ है वो। पर अमेरिकी जो हैं वो अपने तरीके से सोचते हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है इसका क्या मतलब है।
तो ये सब बातें प्रेसिडेंट ट्रंप को बताई जा रही होंगी और ये भी बताया जा रहा होगा कि इस एग्रीमेंट के अंदर आज 3 मुल्क हैं, कुवैत है, उसके बाद कतर है लाइन में खड़ा हुआ, वो भी इसको शामिल ज्वाइन करना चाहता है। टर्की कोशिश कर रहा है कि इजिप्ट भी इसके अंदर शामिल हो जाए। तो कहने का मतलब ये है, वो ये भी सोच रहे होंगे कि ये सब मेरे खिलाफ है और इसको मैं जल्दी से जल्दी रोकूं, इसका मतलब मैं हरमोज खोलूं जल्दी से जल्दी और मैं यहाँ से अगला स्टेप अपना सोचूं। फिर ये भी एक खतरा दिख रहा है। अगली बात बताता हूँ, 9th बात। आज मैं एक अमेरिका का चैनल है ट्रांजिशन प्रोटोकॉल, उस पर था, तो उनके होस्ट ने मुझे बताया कि जो प्रिंस सलमान है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने फिर से बात करी है प्रेसिडेंट ट्रंप से और कहा है कि आप इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाइए बिल्कुल। और उसका कारण बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखिएगा जो सऊदीज़ है वो कोशिश में लगे हुए थे कि हम दोनों जगह अपना पैर रखें लटका अटा के। अमेरिका से भी दोस्ती करी हुई है और चाइना और ब्रिक्स के मेंबर भी हैं। तो अब क्या हुआ है, याद करिएगा कि नवंबर 2025 में प्रिंस सलमान गए थे वाइट हाउस में, जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप भी खड़े थे। वहां पर ये अनाउंसमेंट करी प्रिंस सलमान ने कि जो सऊदीज़ हैं वो $600 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये टिप्पणी करी थी कि भाई 600 की जगह आप 1 ट्रिलियन कर दो। और हम जानते हैं कि अमेरिका की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं सऊदी अरेबिया में, और ये वो भाषा है पैसे की, डील्स की, जो प्रेसिडेंट ट्रंप को समझ में आती है। तो सऊदी प्रिंस ने यही बताया होगा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि इस सब पे खतरा है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, आपकी जो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे भी खतरा है। तो वो उनको बात समझ में आ रही है। तो वो ये एक बड़ी बात, इम्पॉर्टेंट बात है। और वो ये भी समझ रहे होंगे कि सऊदी जो है वो इसमें जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में भी शामिल है। फिर एक और जो बात पता चली वो ये है कि जो यूएई है, जो अभी तक बिल्कुल अलग थलग था, अपना लगा हुआ था, क्योंकि उसका अब्राहम अकॉर्ड है इज़राइल के साथ। यूएई की इन्वेस्टमेंट से इतनी इज़राइल के अंदर नज़दीक है, इज़राइल के नज़दीक है वॉशिंगटन के, सोच रहा था कि मैं इन सबसे अलग जो है काम कर सकता हूँ, मुझे ईरान से कुछ लेना देना नहीं है। वो भी अब लाइन पे आ रहा है। जैसे कि मुझे बताया गया, ये जो होस्ट हैं ट्रांजिशन प्रोटोकॉल के, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए बहुत सारे हवाई जहाज़ गए हैं, सरकारी हवाई जहाज़ यूएई के, कोई $3 बिलियन कैश लेकर तेहरान गए हैं ईरान को देने। करीबन 2 टन गोल्ड है वो जाके ईरान को दिया है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ अपने रिश्ते जो है सुधारना चाहते हैं। ये बात है, क्योंकि उनकी समझ में आ रहा है कि ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा स्टेप है रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो बनाया जा रहा है। जब अमेरिकी फ़ौजें यहाँ से चली जाएंगी वेस्ट एशिया में, तो वो उसकी जगह आएगा। और 10वां कारण देखिएगा कि जब अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे दफ्तर में, याद करिएगा, तब उन्होंने कहा था कि खतरा बढ़ गया है अमेरिका को, जो सही बात है। रशिया और चाइनीज़ मिसाइल्स का, नई टाइप की मिसाइल्स हैं, तो हम एक अपना जो है एंटी मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं जिसको गोल्डन डोम बोलते हैं, जिसमें $1.5 ट्रिलियन लगेंगे पेंटागन के, और जिसमें ज़्यादा काम जो होगा वो स्पेस का होगा, जिसको अंतरिक्ष बोलते हैं। अब जो उनके 4 स्टार कमांडर है स्पेस फोर्स के अमेरिका के, वो बयान दे रहे हैं कि हमारे को तो फंडिंग ही नहीं मिली, काम कैसे होगा इसके ऊपर गोल्डन डोम पे, क्योंकि वो सारी फंडिंग तो इस लड़ाई में लग रही है वेस्ट एशिया की। तो ये 10 मसले तो हैं ही जो उनको परेशान कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को। उसके अलावा बड़ी परेशानी ईरान से आ रही है। ईरान ने जो अपनी शर्तें हैं हरमोज को खोलने की, वो और सख्त कर दी हैं। वो कह रहे हैं हम तभी खोलेंगे, पहले तो आप ये अपना नेवल ब्लॉकेज हटाइए, हमारे ऊपर से सारे सैंक्शंस हटाइए, जिससे कि ईरान जो है फ़ौरन अपना तेल, अपना गैस, अपने पेट्रोकेमिकल्स वो दुनिया में बेच सके। अपनी फ़ौजों को वेस्ट एशिया से निकालिए। हमारे जो आपने दबा के चोरी करके जो एसेट्स रखे हुए हैं करीबन $12 बिलियन के, उसको आप रिलीज़ करिए।
उसके बाद वो ये बोल रहे हैं कि जो लड़ाई इज़राइल कर रहा है लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, और जो कर रहा है गाज़ा में हमास के ख़िलाफ़, उसको बंद करवाइए, जो नहीं करवा सकते प्रेसिडेंट ट्रंप। नेतन्याहू सुनता ही नहीं उनकी बात। और फिर वो कह रहे हैं कि जितना हमारा आपने नुकसान किया है लड़ाई में, करीबन $300 बिलियन, उसको आप भरिएगा, उसके बाद हम खोलेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। हम नहीं खोलते। और उसके साथ साथ क्या हुआ है, खबर भी और आ गई है ईरान के अंदर से। खबर आई है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खमेनी, वो अपने टॉप कमांडर से मिले हैं। मिलिट्री के जो सीनियर कमांडर्स हैं उनको चेंज किया गया है। अब जो सेक्रेटरी हैं उनके सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको बनाया गया है, जिनका नाम है जनरल मोहसिन रिज़ाई। ये पुराने IRGC के कमांडर हैं, मिलिट्री के कमांडर हैं, और बहुत हार्ड लाइनर माने जाते हैं। उनको नियुक्त कर दिया गया है। तो क्या किया है ईरान ने, एक तो ये पब्लिकली बताया है कि मीटिंग हुई है सुप्रीम लीडर के साथ। एक ये बताया है सबको कि देखिए मिलिट्री जो है उसमें हमने तब्दीलियां करी हैं, उसको हमने और कमांड को ताकतवर किया है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये बताई है कि जो अब मिलिट्री है, ईरान की मिलिट्री अभी तक सिर्फ डिफेंसिव एक्शन कर रही थी। मतलब अगर US मिलिट्री कुछ कर रही थी तो वो उसके खिलाफ उतना ही काम कर रही थी। अब कह रहे हैं हम ऑफेंस करेंगे, हम अपना काम भी करेंगे। अब ऑफेंस कहाँ करेंगे सोचिएगा। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का ताल्लुक़ है, जो हम जानते हैं पूरे कब्ज़े में है ईरान मिलिट्री के, उनकी नेवी के। कुछ काबिलियत वहाँ ऐसी है जिसका उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया अभी तक। जैसे कि छोटी पनडुब्बी, ब्रिजेट सबमरीन बोलते हैं, जो ईरान की नेवी ने ली थी नॉर्थ कोरिया से, जो पर्शियन गल्फ के में काम करने के लिए परफेक्ट, बहुत बढ़िया है। इससे आप टॉर्पीडो भी फायर कर सकते हैं, मिसाइल्स भी फायर कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। फिर उनके पास ड्रोन्स हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स, जो बिल्कुल साइलेंट है। वो जो दूसरे साइड का सोनार है वो उसकी आवाज़ को नहीं पकड़ पाएगा, उसका भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। फिर देखिएगा उनके पास जो मिसाइल्स हैं, ये तो अमेरिकन भी मान गए हैं, उनकी जो मिसाइल्स हैं लंबी रेंज की, वो एक्यूरेट हो गई हैं। बहुत एक्यूरेट क्यों हो गई हैं? क्योंकि एडवांस्ड मिसाइल्स हैं जो मिड कोर्स, मतलब छोड़ने के बाद अपना रास्ता बदल सकती हैं, करेक्शन अपने आप कर लेती हैं कि मुझे कहाँ जाना है। बहुत स्पीड से जाती हैं, स्पीड है करीबन मैक 7 मैक 8 इस स्पीड से जा रही है। मैक का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड। फिर जो वहाँ पर जो मिसाइल पहुँचेगी, एक तो मान लीजिए इज़राइल है, उनके पास इंटरसेप्टर नहीं है, कमी है। और दूसरा उस मिसाइल में क्योंकि वो अपना रास्ता बदल लेती है, कोर्स करेक्शन कर लेती है, वो उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो उनको इवेड कर देगी, उससे अलग निकल के टारगेट पे जाके हिट कर देगी। वो कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है, जब इतनी उनके पास एक्यूरेट मिसाइल्स हैं, तो ये जो नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है हॉर्मुज़ पर अमेरिकन्स ने 13 अप्रैल से, नेवल ब्लॉकेड का मतलब होता है ये लड़ाई है, दिस इज़ वॉर। जब आप नेवल ब्लॉकेड लगाते हैं, अभी तक ईरानियन चुप बैठे थे। क्या ऑफेंस का मतलब है कि अब वो अपनी मिसाइल इन पे दागेंगी, जो यहाँ पर इनके बड़े बड़े जहाज हैं वहाँ पर। अगर 2 जहाज भी उड़ गए, डिस्ट्रॉयर्स उड़ गए US नेवी के, तो आप सोच लीजिए कि क्या इज्जत रहेगी अमेरिकन नेवी की, जो इतनी बड़ी नेवी, ताकतवर नेवी मानी जाती है। फिर ईरानियन ने ये भी कह दिया है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो अंडर सी केबल्स, इंटरनेट जा रहा है, अब उसको काट सकते हैं। इंटरनेट कट गया तो जो इंटरनेट जा रहा है गल्फ़ कंट्रीज़ में, वेस्ट एशिया में, इवन इंडिया में, करीबन 7 केबल्स हैं जो मुंबई जा रही हैं। उस पर आप समझ लीजिए कितना नुकसान हो जाएगा। इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है, आप क्या करिएगा। फिर उसके बाद जो है, आज उनके पास ताकत है कि वो जो है वो डिगो गार्शिया तक हिट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी एक्यूरेट मिसाइल है। डिगो गार्शिया 4000 किलोमीटर है ईरान से लेकर इंडियन ओशन रीजन में। और ये सब इसलिए हो पा रहा है
क्योंकि चाइनीज़ ने उनको स्पेस की कैपेबिलिटी बेदू दे रखी है। और बेदू की एक ख़ास बात क्या है, बहुत ही एडवांस्ड है, जीपीएस से जो अमेरिका की है उससे बेहतर है। इसमें होता है जिसको बोलते हैं हम यागोन ऑगमेंटेशन सैटेलाइट्स, जो कि 900 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे काम करता है ज़मीन के ऊपर, जिसको हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। इसका सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि जो अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है या साइबर है, इसमें इस्तेमाल नहीं हो पाएगी, नुकसान नहीं कर पाएगी। तो इस सिग्नल के थ्रू जो है वो जो लंबी रेंज की मिसाइल्स हैं उनको रास्ता बताया जाता है और वो एक्यूरेसी से अपने टारगेट पे पहुंचेंगे। कहने का मतलब ये है कि आज ईरान पूरी तरीके से ताकतवर पोजीशन में है, मिलिट्री के मुतालिक एडवांस्ड मिसाइल्स हैं, प्रोडक्शन बढ़ी हुई है, और दूसरी तरफ वो जो है सब कुछ कम है, ड्रोन्स हैं, सब कुछ इनके पास है, प्रोडक्शन हो रही है। अच्छा, पर आज भी जो है जो उनकी फोकस है, जो वो चाहते हैं, जो ईरानी चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है यहाँ से निकले बाहर। अपनी फ़ौजें जो 50,000 फ़ौज उन्होंने वहाँ बिठा रखी है, और कुछ तो हट भी गई है अब गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के जो कंट्रीज़ हैं जीसीसी की, वहाँ से उसको आप निकालिए, जिससे कि हम अपना रीजनल फ्रेमवर्क, जिसमें अहम काम होगा जो मैंने बताया मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का, वो वहाँ पर लाएं। हम अपने मसले खुद सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आप निकलिए यहाँ से। वो आज भी वही चाहते हैं। इसमें पाकिस्तान का, अब जब मैंने आपको ये पूरी बात समझा दी कि क्या ट्रंप सोच रहे हैं और जो उन्होंने ऐलान किया है, तो आज पाकिस्तान का रोल जो है वो और बढ़ गया है। पाकिस्तान मीडिएटर तो है ही, उसका अब काम ज़्यादा हो गया है। और यही कारण है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान की हाई पावर्ड 21 मेंबर की टीम, जिसमें उनके सीनियर लीडर खालिबाफ, अब्बास अराक्ची भी शामिल हैं, ये सब जा रहे हैं पाकिस्तान। क्यों जा रहे हैं? बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि आज पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो इकलौते पर्सन हैं, इकलौते हैं जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या सोच है, क्या तैयारी है, कि किस तरीके से आप जो बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, उससे क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो खुद हैं एडवाइज़र्स, पीट हेग्सेथ जैसे, उनको तो लड़ाई भी समझ में नहीं आती, और सारे के सारे जिसको हम बोलते हैं येस मैन, हाँ मतलब बॉस की बात को हाँ कर दी, उस टाइप के तो लोग वहाँ भरे पड़े हैं। तो कौन बताएगा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आपके पास एक ही रास्ता है, और वो ये है आप आराम से आइए और बात करिए ईरानियंस के साथ, और जो आपने MOU साइन करा है उसको आप मुकम्मल करवाइए, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करिए। तो आज पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, हमें समझना है पाकिस्तान जिसके पास पूरी सपोर्ट है चाइना की, जिसके पास सपोर्ट है रशिया की, इकलौता मुल्क है जो ये थ्रेट दी गई है प्रेसिडेंट ट्रंप की कि मैं हरमोज़ को अपनी टेरिटरी ऐलान कर दूंगा। उसका क्या मतलब है? वो उसको सुलझा के मामले को ठंडा करके उसको जो है एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है दुनिया के लिए, उसको पाकिस्तान काफ़ी मदद कर सकता है। अब मैं लास्ट बात ये बोलना चाहता हूँ, देखिए आज जो है हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, तो सब मेरे मुल्क के लोगों को मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और कल जो पाकिस्तान है 14 अगस्त को उनका इंडिपेंडेंस डे था, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक। मैं लास्ट बात जो हर बार बोलता हूँ, अब भी वही बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को अगर प्रोग्रेस करना है इस नई दुनिया में, जहाँ 3 बड़ी ताकतें हैं, जिसको मल्टीपोलर हम वर्ल्ड बोलते हैं, तो आप समझ के चलिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो तकदीर है वो जुड़ी हुई है।
हम दोनों तभी सफल हो पाएंगे, हमारे लोगों की गरीबी तभी हट पाएगी अगर हम इस बात को समझें कि दुनिया बदल चुकी है, हम दोनों को मिल के काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।